मेरा शौहर दूसरे शहर गया हुआ था। देवर मेरा बहुत ख्याल रखता था। देवरानी बीमार हुई तो अपने मायके चली गई। मैं और देवर घर में अकेले थे। उस रात मेरे देवर ने मेरे देवर की शादी को आज 1 महीना पूरा हो गया था। मेरी देवरानी खूबसूरत और हंसमुख लड़की थी। चंद दिनों में ही मेरी उसके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके आने से घर में बहार आ चुकी थी। उसकी संजीदगी और चंचलपन गमगीन इंसान को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। अभी भी देवरानी मेरे कमरे में बैठी अपने बचपन के किस्से सुना रही थी। जब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, हमने उधर देखा। देवरानी राबिया दरवाजा खोलने के लिए उठी, मगर मैं जानती थी कि बाहर कौन होगा। राबिया ने दरवाजा खोला तो मेरी सोच के मुताबिक फवाद सर झुकाए खड़ा था। राबिया उसे देखकर बोली कि फवाद अपने घर में हो, गैरों की तरह दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे, अंदर चले आते। फवाद संजीदगी से बोला कि यह भाभी का कमरा है, मेरा गैर दस्तक के चले आना उनको अच्छा लगेगा या नहीं। देवर की बात सुनकर मैं तुरंत बोली कि ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, बिना झिझक आए। देवर की आदत से मैं वाकिफ थी। निहायत शरीफ और सुलझा हुआ लड़का था। हमें यहाँ आए हुए 1 साल हो चुका था, मगर फवाद ने कभी भी मुझे नजरें उठाकर नहीं देखा था। उसके और राबिया की आदत में जमीन और आसमान का फर्क था। वह कम बोलता और मासूम था, जबकि राबिया मुंहफट थी और हंसमुख लड़की थी। वह दोनों वहां से अपने कमरे में जा चुके थे। मैंने अपना काम खत्म किया और किचन की ओर जाने लगी। आज मेरे शौहर ने अपने पसंदीदा खाने की फरमाइश की थी। मुझे किचन में आए अभी 10 मिनट ही हुए थे कि देवर किचन में दाखिल हुआ। मुझे देखकर बोला कि भाभी आज क्या बना रही हैं? मैं मुस्कुराकर बोली कि आज तुम्हारे भाई की पसंदीदा चीज बना रही हूँ। यह सुनकर एकदम से उसके चेहरे से मुस्कुराहट सिमट गई, जो मैंने बाखूबी नोटिस की थी। मैंने पूछा, एक लंबी सांस लेकर बोला, काश भाभी राबिया भी आपके जैसा स्वादिष्ट खाना बना पाती। मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई कि बीबी के हाथ का खाना खा सकूं। देवर की यह बात सुनकर मैं बोली कि आपको जो खाना है मुझे बता दें, मैं बनाकर दे देती हूँ। देवर खुश हो गया और मुझे शुक्रिया अदा करके फरमाइश करते हुए चला गया। मैंने देवर और शौहर की पसंदीदा का खाना बनाया था। शौहर खामोशी से खाने में मसरूफ था। हमेशा की तरह उन्होंने आज भी मेरे खाने की कोई तारीफ नहीं की। मेरा दिल उदास सा हो गया, मगर मैं खुश थी कि देवर ने न सिर्फ मेरे खाने की तारीफ की, बल्कि मुझे जेब से 1000 निकालकर बतौर इनाम भी दिया। खाना वाकई स्वादिष्ट बना था। मैं बर्तन उठाने के लिए चली गई तो राबिया मामूल के मुताबिक वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसके नाजुक हाथ किचन का काम करने से दुखते हैं। शौहर भी उठकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन फवाद खामोशी से मेरे साथ बर्तन उठाने लगा। वह ऐसा ही था। मैं जब भी कोई काम करती तो वह फौरन मेरा हाथ बटाने लगता और राबिया को भी मेरी मदद करने को कहता। उसका यह अंदाज मुझे बहुत पसंद था। मैं उसे अपने छोटे भाई के जैसा समझती थी। क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उसमें मेरे भाई का अक्सर नजर आता था। मगर वह बोलता बहुत कम था, बोलने से ज्यादा काम करने को तरजीह देता था। उस रात जब मैं किचन में बैठी बर्तन धो रही थी तो राबिया मोबाइल से बात कर रही थी और मेरा शौहर ऑफिस के काम में बिजी था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है। जब मैंने पीछे देखा तो मैं चौंकी। सामने मेरा देवर मुंह लटकाए खड़ा था। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, काश भाभी राबिया भी आपके जैसी होती। मैं उसे बहुत समझाता हूँ, मगर मेरी बात नहीं मानती, जबकि आप तो इतनी अच्छी और वफादार बीबी हैं। भाई की हर बात उनके कहने से भी पहले मानती हैं। देवर की ऐसी बातें मुझे चौंका गई थी। आज से पहले तो देवर ने कभी भी मुझसे ऐसे लबो लहजे में बात नहीं की थी और ना ही दिल की बातें यूं जुबान पर लाए थे। लेकिन न जाने ऐसा क्या कह दिया था राबिया ने कि वह अंदर से टूट चुके थे। मैंने हमदर्दी जताते हुए देवर की पीठ थपथपाई और अपने सामने बिठाकर बोली, फवाद बड़ी भाभी माँ समान होती है। तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। तुम्हें जो भी कहना है कह सकते हो। मैं राबिया से इस बारे में जरूर बातें करूंगी। देवर खामोश हो गया और फिर कुछ लम्हे बाद बोला, भाभी मुझे राबिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही भविष्य में जाकर होगी। वह मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। देवर के ये अल्फाज मुझे हैरान कर गए। मैं उसे बेयकीन से देखने लगी और बोली, अब यह सब बातें करने का क्या फायदा फवाद? अगर राबिया जैसी लड़की नहीं पसंद है तो कैसी पसंद है? मेरी बात पर देवर फौरन बोला, आप जैसी। उसके अल्फाज पर मैंने एकटक देखा। उसका लहजा ऐसा था कि मैं समझ ना सकी। दीवार खुले लफ्जों में बोला, मुझे आप जैसी लड़कियां पसंद है, जो घरेलू हों और खुश मिजाज। काश मेरी किस्मत भी भाई जैसी अच्छी होती तो मुझे भी आप जैसी लड़की मिल जाती। देवर ऐसा कहकर
वहाँ से बाहर निकल गया, जबकि मैं सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। शायद अब बात हद से ज्यादा बढ़ रही थी। मुझे राबिया से बात करनी चाहिए थी, कहीं फवाद गलत कदम ही न उठा ले। मैं सोचने लगी। अगली सुबह जब देवर और सोहर काम पर चले गए तो मैंने राबिया को अपने पास बिठाया और समझाने लगी कि उसे अपना रवैया फवाद के साथ और बेहतर करना होगा, उसके और अपने ताल्लुक मजबूत करने होंगे। मेरी बात सुनकर राबिया ने एक अजीब सी नज़र मुझ पर डाली और फिर गुस्से में बोली, यह हम दोनों की जाती जिंदगी है। आपको किसी ने यह हक नहीं दिया कि मेरे शौहर की वकालत करें। इतना कहकर वह जा चुकी थी, जबकि मैं हक्का बक्का उसे जाता देखती रह गई। यह हो क्या गया था दोनों को। फवाद का रवैया काफ़ी बदला जा रहा था, जबकि राबिया का बर्ताव मेरे और से बिल्कुल ही अलग था। मैंने फिलहाल कुछ भी करना बेहतर ना समझा और अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे कब नींद आ गई मैं समझ ना सकी। मैं गहरी नींद में थी जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हो रहा है। कुछ देर बाद कदमों की आवाज़ बंद हो गई और किसी ने मेरे चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। मेरा दिल कांप उठा। मैं फौरन घबरा कर उठ बैठी और लंबे लंबे सांस लेने लगी। सामने मेरा शौहर खड़ा था। मेरे इस हैरत पर संजीदगी से बोला, डर क्यों गई? मेरे अलावा भला कौन तुम्हारे चेहरे से बालों को हटा सकता है? मैं काम गई और बोली कि नींद की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं लगी। शौहर फ्रेश होकर मेरे पास बैठा और उसका मूड काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और देवर अंदर दाखिल हुआ। वह आते ही शौहर को बाहर ले गया। दोनों किसी बात पर बाहर सोच विचार करते रहे। न जाने मेरी आंख कब लग गई पता ही ना चला। अब तो यह रोज की आदत बन चुकी थी। शौहर जब भी घर होता मेरे साथ ही होता तो देवर उन्हें अपने साथ ले जाता। दूसरी ओर राबिया से भी मेरे ताल्लुक अब अच्छे नहीं रहे थे। मैं काम निपटा कर जल्दी ही सो जाया करती थी। देवर की यह बात मुझे बेहद अजीब लगने लगी थी। वह पिछले एक हफ्ते से ऐसा ही कर रहा था। उसका दिन ब दिन बदलता रवैया देखकर मुझे बेचैनी होने लगी थी। कभी वह बिल्कुल खामोश हो जाता तो कभी वह मुझसे इतनी बातें करता कि मैं जवाब दे देकर थक जाती थी। उस रात ऐसा ही हुआ जब अचानक देवर कमरे में आया और बोला, भाभी आपको राबिया छत पर बुला रही है। उसकी बात सुनकर मैं फौरन छत पर चली गई, मगर आगे जाकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं था। मैं सोचने लगी कि आखिर देवर ने मुझसे झूठ क्यों बोला। मैं वापस जाने के लिए पलटी तो मुझे हैरत का झटका लगा। वह दरवाज़ा तो लॉक हो चुका था। मैं कितनी देर दरवाज़ा बजाती रही मगर किसी ने ना खोला। शायद सब सो चुके थे। आखिर थक हार कर मैं छत पर बने स्टोर रूम में बैठ गई। मुझे अपने शौहर पर हैरत हुई। कम से कम मेरी गैर मौजूदगी पर वह मुझे देखने तो आ सकते थे ना। कुछ देर और कोशिश करने के बाद जब किसी ने दरवाज़ा ना खोला तो मैं उसी स्टोर रूम में सो गई। मेरी आंख लगी अभी कुछ देर ही गुजरे थे कि मुझे लगा जैसे कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ है। मैं बगैर हरकत किए नींद की वादियों में सो रही थी और तभी किसी ने मेरे गाल पर किसी ने हाथ रखा। मेरे दिमाग में मेरे शौहर का ख्याल आया। वो मुझे ढूंढते हुए आ चुके थे। मैं नींद में थी। मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि मेरे शौहर का तस्वर या मेरी गलतफहमी थी। मैं यूं ही बेखबर सोई रही थी। सुबह जब आंख खुली तो मेरे हाथ में मेरे शौहर का हाथ था। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो एक पल के लिए मैं डर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने एक झटके से उसका हाथ छोड़ा और बिस्तर से दूर हो गई। मेरे बिस्तर के नीचे बैठा मेरा देवर फवाद सो रहा था, जबकि उसका हाथ अपने शौहर का हाथ पकड़कर समझकर सो रही थी। यह महसूस करके मेरा दिल शर्म से पानी पानी हो गया। मेरा दिल चाहा मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊं। मेरा देवर अभी भी सो रहा था। मैं जल्दी से उठी और भागकर नीचे आ गई। मेरा पूरा वजूद पसीने से भीग चुका था। मेरे दिमाग में उस वक्त आंधियां चल रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खौफ और बेचैनी से मैं काम पर ही थी। किताब भी मुझे एकदम से आवाज़ आई, ठहर ठहर कर किंजा, राबिया की तबीयत अब कैसी है? आवाज़ बता रहा था कि उसके पेट में दर्द है। मेरा शौहर फिक्रमंदी से पूछ रहा था, मगर मेरी हालात उनसे छिपी ना सकी। वह मुझे थामकर मेरी तबीयत के फिक्रमंद हो गए। मैंने बहरहाल किसी तरह खुद को संभाला और बात को बोल कर गई, आखिर यह सब क्या हो रहा था मेरे साथ? देवर को ऊपर क्या कर रहा था, जबकि वह जानता था कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। अगर उसने दरवाज़ा खोला भी तो मुझे क्यों ना जगाया? उल्टा खुद भी वहीं लेट कर सो गया। सबसे ज़्यादा सोच में डाल देने वाली बात यह थी कि देवर ने मेरे शौहर से झूठ बोला था कि मैं छत पर नहीं बल्कि राबिया के कमरे में हूँ। खुदा ना खास्ता अगर मेरा शौहर वहाँ आ जाता, न जाने क्या सोचते। मैं इन्हीं सोचों में पड़ी थी कि मेरे जहन में एक और बात आई। कल रात अगर मेरे गाल पर हाथ रखने वाला मेरा शौहर नहीं था तो
फिर कहीं वह फवाद तो नहीं, ऐसा सोच कर ही मेरा दिमाग चकराने लगा था। मुझे अपनी सोच पर गुस्सा आया। मैं शर्म से अपने ही नज़रों में गिरने लगी। दिल था कि हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, जबकि दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। अगर उन्हें मान लिया जाता तो कयामत टूट पड़ती। मैं कुछ ज्यादा ही मन से सोचने लगी थी। मैंने उसे इत्तेफाक एक हादसा समझा और जैन झटक के घर के कामों में लग गई। लेकिन उसके बाद से मैं देवर से कतराने लगी थी। मुझे अब फवाद के सामने जाने से झिझक आने लगी थी, जबकि दूसरी ओर फवाद यूं रद्दे अमल दे रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और शौहर को नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। उनका कहना था कि वह 3-4 दिनों में लौट आएंगे। उनके जाने के बाद मैं काफ़ी अकेली हो चुकी थी। राबिया का ज़्यादातर वक्त मोबाइल या फिर फवाद के साथ ही गुजरता था। खैर से अब वह प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, इसलिए फवाद उसका बहुत ख्याल रखा करता। 2 दिन जैसे तैसे गुजरे और तीसरे दिन एक दिन अजीब वाकया पेश आया। राबिया अपने कमरे से जैसे ही निकली तो पैर फिसलने की वजह से कमर के बल जमीन पर गिर गई। मैं और फवाद उसे लेकर फौरन हॉस्पिटल गए, जबकि राबिया रो रो कर एक ही बात कह रही थी, मुझे भाभी ने नज़र लगाई है, मैं उनसे पहले प्रेग्नेंट हो गई हूँ। यही बात उन्हें चैन लेने नहीं दे रही थी। उसकी नज़रें मेरा बच्चा खा गई। मुझे बहुत ही हैरत हुई थी। इस जैसी समझदार लड़की से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। औलाद मिलना न मिलना तो किस्मत का खेल था। तो भला मैं अपने लिए अच्छी दुआ करने के बजाय दूसरों के बारे में बददुआ क्यों करूँगी। खुदा का शुक्र है कि राबिया बिल्कुल ठीक थी, मगर उसने घर जाने के बजाय फवाद से जिद की कि वह अब अपने मायके ही रहेगी। मुझे हैरानी हुई कि जब फवाद बगैर कुछ कहे हामी भर ली और उसे मायके छोड़ आया। मेरे शौहर को आने में अभी भी कुछ वक्त बाकी था। राबिया भी अपने मायके जा चुकी थी, जबकि घर में मैं और फवाद ही रह गए थे। इस हादसे के बाद से मैंने कभी भी फवाद से बात नहीं की थी, मगर इन हालात में तन्हा अकेले देवर के साथ घर में रहना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। शाम हुई तो फवाद घर में आया और बगैर कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। मैं भी खाना बनाने में लग गई। फवाद ने खाना अपने कमरे में ही मंगवा कर खाया था। मुझे कतराता देखकर फवाद ने अपने कमरे में बैठने को कहा। मैं बैठना तो नहीं चाहती थी, मगर उसकी बात सुनने के लिए कुछ देर बैठ गई। देवर बगैर कुछ सोचे ही बोला कि भाभी मुझे कुछ गलत मत समझिएगा। उस रात दरअसल मैं आपको जगाने की खातिर गया था, मगर आपको सोता देखकर आपको जगाना बेहतर न समझा और बस वहीं पर मैं भी सो गया। कितनी प्यारी हैं आप, काश राबिया भी आपके जैसी प्यारी होती। देवर के अल्फाज मेरे दिमाग पर किसी बम की तरह गिरे थे। मैं एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। मेरा वजूद कांप रहा था। यह किस अंदाज में फवाद मुझसे बात कर रहा था, मैं तो चौंक गई थी। इसके चेहरे पर डरावनी सी मुस्कान आई और मेरी ओर बढ़ते हुए बोला, उठ क्यों गई, यहीं पर मेरे पास बैठे, मैं तो आपका लाडला देवर हूँ ना। देवर का यह अंदाज किसी शरीफ इंसान का नहीं बल्कि बहुत ही घटिया इंसान का लग रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस मासूम चेहरे के पीछे ऐसा घिनौना राज छुपा है। मैंने गुस्से में फवाद को एक थप्पड़ मार दिया और बोली, तुम्हें मैं अपना छोटा भाई समझती थी, मगर तुम तो आस्तीन के सांप निकले। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरा दिल तार तार हो चुका था। मैं फौरन वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, तभी देवर ने गुस्से में मुझे अपनी गिरफ्तार में ले लिया और मुझ पर हावी होने की कोशिश करने लगा। मैं रोते हुए अपने शौहर को पुकारने लगी, मगर वह तो यहाँ मौजूद ही ना था। कैसा गंदा खेल खेला था देवर ने। रिश्ते की बंदिशों को तोड़कर न जाने कौन सा पामाल हासिल करना चाहता था। मैंने हिम्मत करके खुद को उससे दूर किया और मेज पर पड़ा मुल्तान उसके सर पर मारकर वहां से भागने लगी। मैंने कांपते हुए गेट जैसे ही खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरा वजूद सहम सा गया। सामने मेरा शौहर खड़ा था, जो शायद अभी ही आए थे। मेरी हालात देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। तभी देवर भी जख्मी सर लिए बाहर निकला और गाली देते हुए मुझे बुलाने लगा। अब धक्के की बारी मेरे शौहर की थी। अगले ही पल वह आग बबूला होकर घर में दाखिल हुए। मैंने रोते हुए सारी बात अपने शौहर को बता दी, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फवाद को मारने लगे, जबकि फवाद रोते हुए बोला कि मुझे भाभी ने ही आपकी गैर मौजूदगी में वर्गलाया था। यह बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी और मेरे शौहर ने फवाद का मुंह तोड़ दिया और बोले, मुझे अपनी बीबी पर भरोसा है, वह ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अगर वह तुम्हें वर्गलाती तो बदहवास होकर बाहर की ओर न भागती। शौहर फवाद को मारकर घर से बाहर निकाल चुका था। मैं शौहर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। फवाद पर मुझे भरोसा था,
उसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके दिल में ऐसी गंदगी भरी पड़ी है। यह खबर राबिया तक पहुंची तो उस पर अलग कयामत टूट पड़ी। राबिया ने फवाद से तलाक ले ली और अपने बच्चे को लेकर दूसरे मुल्क अपने भाई के पास चली गई। फवाद कई बार माफ़ी मांगने के लिए आया, मगर उस जैसे शख्स पर दूसरी दफ़ा एतबार करना मेरे लिए आसान नहीं था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।